नमस्कार, मैं हूं प्रवीण द्वे। बोल के लब आजाद हैं तेरे, बोल ज़बां अब तक तेरी है, तेरा सुतमा जिस्म तेरा, बोल के लब आजाद हैं तेरे। फैज़ अहमद फैज़ साहब की ये इंकलाबी नज्म हर जगह आप उद्धृत होते दोहराते हुए देख सुन सकते हैं, लेकिन बीजेपी में इसको कम ही सुना जाता है। खास तौर पर बोला कभी भी पार्टी लाइन से इतर तभी जाता है जब बोलने वाला या तो नेपथ्य में हो या उठकर जाने की फिराक में हो। इन दिनों लेकिन बीजेपी में ऐसे सुलगते बयानों की फेहरिस्त बढ़ रही है। बीते कुछ महीनों में बीजेपी के एचआर डिपार्टमेंट ने जो विशेष भर्ती अभियान चलाया वो पार्टी के पुराने नेताओं को असहज कर रहा है। बीते दिनों पार्टी के बुंदेलखंड का चेहरा कहे जाने वाले वरिष्ठ नेता भूपेंद्र सिंह ने जो कहा वो बहुत वजनी था। उन्होंने जो कहा उसका अंश देखिए। उन लोगों को उन्होंने एक स्थानीय लोगों को संबोधित करते हुए मंच से कहा कि हम लड़े और जीते, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर पुलिस के सामने हमला हुआ। लगभग 72 कार्यकर्ता घायल हुए थे, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। ऐसे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को पार्टी स्वीकार करे या ना करे, मैं कभी भी स्वीकार नहीं करूंगा। फिर बयान एक और वरिष्ठ बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय का आया। उन्होंने भी कहा कि शिवराज जब हरियाणा के प्रभारी थे तो 4 सीट नहीं जिता पाए थे, मैं प्रभारी बना तो सरकार बनवा लाया। आज बात करेंगे इसी मसले की कि क्या भूपेंद्र जी भी राधे श्याम शर्मा, माफ कीजिए, उमा भारती, अजय विश्नोई, गोपाल भार्गव जैसे नेताओं की जमात में शामिल हो गए हैं। क्या शिवराज का उनके करीबी होने का काउंटर कैलाश जी का बयान था? आंतरिक लोकतंत्र के नाम पर क्या ज्यादा स्वच्छंदता पार्टी के अंदर आ गई है, या फिर पार्टी अध्यक्ष वी डी शर्मा जी की बात सही है कि परिवार में ऐसी बातें चलती रहती हैं, इसमें कहीं कोई मनमुटाव जैसी बात नहीं है? या फिर बीजेपी के साथ जो भाजपाई बने हैं कांग्रेसी, वो पार्टी के अंदर अभी भी तेल और पानी की तरह सतह पर ही तैर रहे हैं? ये भी समझेंगे कि कहीं ये शरीर भले कमजोर हो जाए, पॉलिटिकल वजन कम नहीं होना चाहिए, इस बात की कवायद तो नहीं है? बहुत सारे ऐसे सवाल जिन्हें लेकर जाएंगे खास पैनल के पास और कहेंगे जवाब तो देना होगा, लेकिन रस्मन सबसे पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट, देखिए। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी राजनीतिक पार्टी जहां थिंक बिफोर स्पीच का पाठ घुट्टी में घोलकर पिलाया जाता है। पार्टी के मसले पर तो बोलने वाला संकेतों का ही सहारा लेता है, लेकिन 2 बयान बहुत चर्चा में है इन दिनों। पहले बात पहले की कर लेते हैं जो तकरीबन 2 दिन पुराना है। भाजपा में बुंदेलखंड के बहुत ताकतवर नेता भूपेंद्र सिंह ने सागर में आयोजित एक कार्यक्रम में स्थानीय लोगों को संबोधित करते हुए मंच से कहा कि हम लड़े और जीते, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा कार्यकर्ताओं पर पुलिस के सामने हमला हुआ। लगभग 72 कार्यकर्ता घायल हुए, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। ऐसे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को पार्टी स्वीकार करे या न करे, मैं कभी भी स्वीकार नहीं करूंगा। जरा ये बयान सुनिए। पिछले ही लोकसभा के चुनाव में राजबहादुर का ही शायद लोकसभा का चुनाव था, कार्यकर्ताओं को पोलिंग बूथ के अंदर घुस के कांग्रेस के लोगों ने पुलिस की उपस्थिति में मारा। लोगों के सिर फट गए, पुलिस खड़ी देखती रही। जाके जैसे जैसे मुझे पता चला तो मैं उठा के गाड़ी में ले जाके अस्पताल में भर्ती कराया। 72 कार्यकर्ताओं को चोटें थी, 72। अब कोई कहे कि हम ऐसे लोगों को स्वीकार कर ले पार्टी में, पार्टी करे ना करे, पर मैं कभी स्वीकार नहीं करूंगा। अब बात दूसरे बयान की कर लेते हैं। ये आया प्रदेश सरकार के वरिष्ठ मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की तरफ से। यूं तो कैलाश ही दम से बोलने के लिए बेहद मशहूर हैं, लेकिन शोले का ठाकुर बना दिया से लेकर अभी हाल के शरीर का वजन कम हो लेकिन राजनीति का वजन नहीं घटना तक उनके लहजे में भी संकेत ही होते थे। लेकिन कल जो उनका बयान हुआ उसमें संकेत नहीं, सीधा लक्ष्य भेद था। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, जब शिवराज जी हरियाणा के प्रभारी थे तब हम सिर्फ 4 सीट जीते थे। जब मुझे हरियाणा का प्रभारी बनाया गया तब 3000 इंदौर के कार्यकर्ताओं को ले जाकर पहली बार वहां हम जीते भी और सरकार भी बनाई। हरियाणा में मुझसे पहले प्रभारी शिवराज जी थे हरियाणा के चुनाव, और हम 4 सीट जीते उस वक्त। फिर मुझे बुलाया गया, मैं उसमें ये नहीं प्रशासन मंत्री का, आपको हरियाणा देखना, तो यहाँ से आप घर नहीं जाओगे, सीधे जाओ वहाँ तक, 2 दिन नहीं लगा काम करे। मुझे कहते हुए कहते बहुत सारे कार्यकर्ताओं को हरियाणा ले गया, कितने लोग कहते
बहुत सारे 3000 कार्यकर्ताओं को मध्य प्रदेश के लिए, और हरियाणा पहली बार जीते तो इंदौर के कार्यकर्ताओं को बहुत बड़ा है। आप चाहें तो इसे पार्टी की समन्वय की भाषा में पार्टी का आंतरिक लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की आजादी वगैरह वगैरह कुछ भी बोल दें, लेकिन इसमें कुछ साम्य है या यूं कहें सिरे हैं जिन्हें आप चाहें तो जोड़ लें। आपकी सहूलियत के लिए हिंट सिर्फ इतना कि पहले भूपेंद्र सिंह बोले जो शिवराज के करीबी माने जाते हैं, और जवाब कैलाश जी ने दिया जो शिवराज जी के करीबी तो कम से कम नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV। तो सबसे पहले उन खास मेहमानों का मैं आपसे तारुफ करा दूं जिनके साथ हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ हैं पंकज चतुर्वेदी, बीजेपी के विद्वान ऊर्जवान प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत है पंकज जी का। दूसरे मेहमान है केदार सिरोही, कांग्रेस के विद्वान ऊर्जवान प्रवक्ता हैं। केदार जी का भी बहुत स्वागत। और तीसरे मेहमान है पवन देवलिया, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत अच्छे राजनीतिक विश्लेषक हैं। पवन जी का भी बहुत बहुत स्वागत है। पंकज जी से शुरुआत करते हैं। पंकज जी, आंतरिक लोकतंत्र बहुत ज्यादा बढ़ तो नहीं रहा कहीं पार्टी के अंदर? देखिए प्रवीण जी, मुझे लगता है कि किन्हीं दो अलग अलग संदर्भों की बात के आधार पर हम एक नई परिभाषा गढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें आपत्ति भी नहीं है। मीडिया का काम यही है कि क्या आप लोग क्या कहते हैं, बिटवीन द लाइंस जी, तो वो कुछ खोजने की कोशिश आप लोग कर रहे हैं। पर जैसा आदरणीय अध्यक्ष जी ने कहा, प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी संदर्भ में कल जब आप मित्रों से मीडिया से बातचीत की तो स्पष्ट तौर पर कहा कि भारतीय जनता पार्टी में जो कार्यकर्ता आ गया वो भारतीय जनता पार्टी में समाहित हो गया। मूल की पार्टी है, जो कार्यकर्ता आता है वो मूल कार्यकर्ता होता है, और वही कार्यकर्ता मूल्यवान कार्यकर्ता भी होता है। और सब कार्यकर्ताओं को प्रवीण जी समय काल परिस्थिति के आधार पर पार्टी संगठन तय करता है और उनको दायित्व देता है। और हमारा मंत्र तो बहुत स्पष्ट है, हर कार्यकर्ता के लिए काम, हर काम के लिए कार्यकर्ता। इस भाव से भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता कार्यकर्ता काम करते हैं। जो भूपन जी ने कहा वो कोई व्यक्तिगत, उन्होंने उस घटना का उल्लेख भी किया, तब भी किया था। आपने उस पर्टिकुलर शॉट को दिखाई, आपने अच्छा किया कि जैसा था वैसा दिखाया, खाली ऐसा नहीं कुछ काम किया जैसा पेश किया हो। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कोई घटनाक्रम था जहां आपसी संघर्ष हुआ और कुछ भाजपा कार्यकर्ताओं को चोट लगी, और जो लोग उस समय कांग्रेस में थे अब वो उनमें से कुछ शायद बीजेपी में आए होंगे, ऐसा कुछ विषय रहा होगा। पर जब वो प्रदेश के अध्यक्ष, प्रदेश के मुखिया आदरणीय BD शर्मा जी ने इस विषय पर सारी बात स्पष्ट कर दी, तो मुझे लगता है कि अब विषय समाप्त है भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से, कि जो भारतीय जनता पार्टी का है वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। वह कार्यकर्ता मूल कार्यकर्ता, मूल्यवान कार्यकर्ता है। सब कार्यकर्ता का एक ही लक्ष्य, कमल की विजय, भाजपा की जय। ठीक है, केदार जी को इन करते। केदार जी, इनकी तरफ से पटाक्षेप है सारे मामले का। कांग्रेस बतौर विपक्ष कैसे देखती है इस तरह के बयान जो आ रहे हैं उनको? देखिए साहब, इसमें 2-3 तरीके की चीजें पॉलिटिकली समझने की जरूरत है। समझाइए। भारतीय जनता पार्टी में अनुशासन के नाम पर लोगों की भावनाओं को रोका जाता है। इनके यहाँ बोलने की आजादी नहीं अनुशासन के नाम पे। देखिए, कैलाश जी का मसला आज से नहीं है। कैलाश जी का मसला इनके एक साथी है कमल पटेल, जिनको हरदा में शिवराज जी ने हराया है। ये शायद पंकज जी को और आपको सबको मालूम है। उन्हें धार्मिक, राजनीतिक, पार्टी, संगठन, उनसे जुड़े तमाम लोगों को वहां पर लगा के अपनी पार्टी के, अभी पिछला चुनाव, अब चाहे तो उनसे बात भी कर लीजिएगा, अभी फोन हो सकता है तो कर भी ले पटेल से। अभी तो एक नया विषय क्यों शामिल करो उसमें? हाँ, आप तो बात करिए। हाँ, मतलब ये उसका एक आधार आपको मिल जाएगा। तो ये मतलब आपके विधायक जी जीते नहीं, आपके विधायक जी जीते नहीं है, ये आप मान के चल रहे हो? अगर मान लो वहां जीते तो कमल पटेल हारे माने? हाँ, जीतने के कई पैरामीटर होते हैं, उसमें एक पैरामीटर ये वाला भी था। अच्छा, जो इनकी पार्टी के जो रीति नीति की बात करते हैं, ये पार्टी माँ है, और ये जो कहते हैं कि इनके यहाँ जो कार्यकर्ता आता है पार्टी में, दूसरी जो दूध की तरह पानी में मिल जाता है, तो एक्चुअली दूध की तरह पानी में नहीं मिल रहा, वो दूध के ऊपर से मलाई जो निकालने वाला सिस्टम है, उस तरीके से काम हो रहा है। घी अलग है, छाछ अलग है, दही अलग है, उस तरीके का काम हो रहा है। देखिए, इसी के परिणाम है कि भूपेंद्र सिंह जी जैसे व्यक्ति जो है वो खुद की सरकार में ये आरोप लगा रहे हैं कि उनका फोन टेप हो रहा है। ये ठीक है, उन्होंने एक सभा में ये कहा कार्यकर्ता, परंतु वो कह रहे हैं कि उनका फोन टेप हो रहा है, मतलब वो खुद अपनी सरकार में सुरक्षित नहीं है। उधर अजय बिश्नोई जी के, हालांकि उन्होंने अपने लिए नहीं कहा था, उन्होंने कहा था अपने कुछ कार्यकर्ताओं के लिए, कुछ किसी का नाम लेके कहा था, उनका अपना नहीं कहा था उन्होंने। मतलब मैंने सुना था। हाँ, मतलब आप फोन, हाँ, माने करीबियों का हो रहा है। चलिए बात पूरी करिए। हाँ सर, परिवार है ना, परिवार में छोटा बड़ा नहीं देखेंगे, सभी महत्वपूर्ण है। भाजपा तो ये कहती है सारे इक्वल है, वो नीचे से ऊपर तक। तो अगर छोटे का भी हो रहा है या बड़े का भी हो रहा है, तो आखिर क्यों हो रहा है?
तो इनके अंदर आपसी घमासान चालू हो चुका है। अभी आप विजयपुर में देख लीजिए, जो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हैं वो बहुत ही कद्दावर नेता माने जाते हैं चंबल के, तो ये भारत के भी कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, तो उनको विजयपुर में एक सभा के लिए नहीं बुलाया। रामनिवास रावत जी की सभा में ज्योतिरादित्य जी नहीं गए, जबकि वो उस क्षेत्र के बड़े नेता माने जाते हैं, वहां पर उनका प्रभाव है। ठीक है, अब यही चीजें ये दिखा रही है। ठीक है केदार भारतीय जी, जनता पार्टी आऊंगा पहले सवाल में पूरा लगभग सारा मंतव्य आपका ले लिया। पवन जी का रुख करते। पवन जी, आप कैसे देखते हैं बढ़ती हुई बयानबाजियों को? और कैलाश जी तो खैर मशहूर हैं, मतलब हम तो जब से पत्रकारिता की शुरुआत की तब से हमने कैलाश जी को दम से बोलते देखा है, तो उनका थोड़ा असहज लगता नहीं। भूपेंद्र जी बड़े जेंटल भद्र आदमी है, बहुत तोल मोल के बोलते हैं, बहुत स्माइल चेहरे पे रखते हुए, उनके बोलने को कैसे देखते हैं? दोनों का ही बोल दीजिए आप। तो देखिए प्रवीण जी, भूपेंद्र जी जो है राजनीति में, या भारतीय जनता पार्टी की राजनीति की बात करें तो शिवराज सिंह चौहान और नरेंद्र सिंह तोमर के शिष्य हैं। उनके साथ समकक्ष राजनीति उन्होंने शुरुआत की। जिस तरह की नरेंद्र सिंह तोमर जी जो है कम से कम बोलने का प्रयास करते हैं, उनको कॉपी करने की कोशिश भूपेंद्र सिंह ने की। लेकिन जो ये घटनाक्रम हुआ है, जो बातचीत हुई है, अगर इसके पिछले एपिसोड में जाकर आप देखेंगे तो पिछली सरकार में जब शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री थे तो सागर के सारे विधायक, संगठन, गोविंद राजपूत, गोपाल भार्गव, सारे लोग गए और उन्होंने ये कहा था कि शिवराज जी आप भूपेंद्र जी को संभालिए या रोकिए, नहीं तो हम लोग इस्तीफा दे देंगे। तो ये लड़ाई वहां से चल रही है। जब लगातार भूपेंद्र जी का जो कार्यकाल था वो बड़ा चर्चित कार्यकाल रहा, और उसके बाद जब मोहन जी की सरकार बनी तो उनको सरकार से दूर किया गया, किनारा किया गया उन सारे नेताओं के दबाव में जो शिवराज सिंह चौहान के समक्ष शिकायत करने गए थे। जब सत्ता से जब भूपेंद्र जी अलग हुए तो उसके बाद लगातार आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री के जब दौरे हुए तो उन्होंने मुख्यमंत्री के दौरे से भी बचने की कोशिश की, उनके गए नहीं थे, जाने की कोशिश उनके जी। और बीना में जब मुख्यमंत्री जी जिला बनाने की घोषणा करने गए तो भी खुरई को उन्होंने बंद करने का आह्वान करने वालों का समर्थन किया। अब जो परिस्थितियां निर्मित हो रही है वो ये है कि उनके पुराने प्रतिद्वंदी अरुणोदय चौबे, जिनको भारतीय जनता पार्टी में शामिल किया गया, अगर अरुणोदय चौबे भूपेंद्र सिंह के रास्ते से भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते तो कोई शिकायत नहीं थी। पहले वो दोनों गलवैया करते रहे, हमजोली बने घूमते रहे, लेकिन जब वो भारतीय जनता पार्टी में सीधे आ गए तो ये भूपेंद्र सिंह जी को नागवार गुजरा और वहीं से आमने सामने की लड़ाई शुरू हो गई। तो मुझे लगता है ये सारा जो लिखा गया है, जो कहा गया है, वो उसी परिप्रेक्ष्य को लेके है कि खुरई की राजनीति में अगर कोई काम करेगा तो भूपेंद्र सिंह करेंगे। हम और आप अगर देखेंगे, जैसा कि आपने अभी बताया कि पिछले लोकसभा चुनाव में 72 कार्यकर्ताओं के ऊपर एफआईआर दर्ज हुई, भारतीय जनता पार्टी के गंभीर रूप से कार्यकर्ता घायल हुए। इस एपिसोड को आप देखेंगे तो आप ये देखिए कि 15 महीने के कार्यकाल में अरुणोदय चौबे ने इस तरह का कोई कृत्य नहीं किया कि गरीबों के बने बनाए आशियाने गिरा दिए हों या उन पर बुलडोजर की कार्रवाई करा दी हो या ऐसे लोगों पे एफआईआर दर्ज कराई हो जो कांग्रेस की सदस्यता लेने से इनकार कर दें। तो ये जो है ना, ये राजनीतिक मूवमेंट था। चुनाव में आपसी रंजिश से लड़ाई होती रहती है। इसके पहले भी आप देखेंगे तो 2013 के चुनाव में अरुणोदय चौबे के ऊपर 302 का मुकदमा दर्ज हुआ था, जबकि घटना पर अरुणोदय चौबे मौजूद नहीं थे। तो ये लंबी लड़ाई, उनकी लंबी लड़ाई है। एक बार पंकज जी का रुख कर रहे थे। दर्शकों को एक बार बता दूं कि कुछ ऑडियो का आप जो देख रहे होंगे वो डिस्टर्बेंस नहीं है। बड़ा शुभ दिन है आज, देवउठनी 11 का, तो पटाखे की स्वर आप सुन रहे होंगे। एक बार पंकज जी को इन करते हैं। पंकज जी, ये मसला वही है जो पवन जी समझा रहे हैं वैसे ही है या फिर कुछ और? दूसरी बात यह है कि कुछ एक आवाजें बुंदेलखंड से, कुछ एक आवाजें महाकौशल से, कुछ एक आवाजें मालवा से, क्यों ऐसी नियत सी हो गई है कि आएंगी ही? देखिए बिल्कुल जी, मुझे लगता है कि पवन जी का विश्लेषण उनके तर्कों के आधार पर, जानकारी के आधार पर होगा। पवन जी तो मूल सागर के ही है और वैसे भी पवन है तो हर दिशा में उनका प्रभाव होता है पवन जी का, तो बहते रहते हैं और वहां से जानकारी आती रहती है। बड़ा व्यापक दायरा है पवन जी का, पर मैं बड़े आदर पूर्वक पवन जी के प्रति पूरे आदर के साथ उनके विश्लेषण से मैं सहमत नहीं हूँ। पवन जी की जानकारी भी बिल्कुल हो सकती है, उनकी जानकारी विश्लेषण का भी उनको अधिकार है, और सहमत नहीं हूँ भारतीय जनता पार्टी किसी भी घटनाक्रम को इस दृष्टिकोण से जैसे पवन जी देख रहे हैं। ये पत्रकार का विश्लेषण किसी घटना विशेष के आधार पर है कि मैं तो पवन जी का बड़ा आदर करता हूँ, कई बार उनसे मार्गदर्शन लेने भी जाता हूँ समय समय पर कि पवन जी बताओ इस विषय पर क्या लाइन लेनी चाहिए, क्या तरीका, बहुत आभारी को मेरा सहयोग भी करते हैं, पर आज उनसे सहमत नहीं हूँ। भारतीय जनता पार्टी का प्रवीण जी बहुत स्पष्ट सोच है
जो कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में है उस कार्यकर्ता का मूल मंत्र आप ये मान के चलिए कि घुट्टी में हम घोलकर पीते हैं, वो है नाम कमल, निशान कमल, पहचान कमल। और ना किसी कार्यकर्ता के मन में किसी कार्यकर्ता नेता के प्रति रोष, नाराजगी का भाव है, ना आक्रोश है। कहीं कहीं कोई मतभेद का विषय हो सकता है, तो मतभेद होते हैं तो वो संगठन में चर्चा होती है, समाप्त हो जाती है, पर मनभेद किसी स्तर पर नहीं है। ना कोई कांग्रेस के समान कबीलेबाजी, गुटबाजी जैसी परंपरा है। तो हमारे मित्र केदार जी कुछ विषयों का उल्लेख कर रहे थे, पर मैं नहीं जाना चाहता। कांग्रेस का एक लंबा इतिहास है, स्वतंत्रता के पहले और स्वतंत्रता के बाद भी, कि कांग्रेस और गुटबाजी उसी का पर्याय है। आज यदि आप पूछो तो दो उपचुनाव हो गए, केदार जी सिंधिया जी को याद कर रहे थे कि सिंधिया जी नहीं गए, कमलनाथ जी कहाँ चले गए, कहीं दिखे क्या? तो कमलनाथ जी तो नकुल नाथ के 19 अप्रैल के मतदान के बाद पूरे लोकसभा चुनाव में नजर नहीं है, किसी की कैंपेन करने गए, दिग्विजय सिंह ने कैंपेन नहीं किया। तो लंबी श्रृंखला है। अरुण यादव का दर्द अलग है, सज्जन सिंह का दर्द अलग है, अजय सिंह राहुल भैया ने भी कहा कि जिन लोगों ने कांग्रेस का बेड़ा गर्क किया। तो ऐसी स्थिति असल में केदार जी का दोष नहीं है, कांग्रेस पार्टी का मूल स्वरूप ही यही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, प्रवीण जी, इस प्रकार की नीति राजनीति पर काम नहीं करती। हमारा मत बहुत स्पष्ट है, और जैसा मैंने आपसे आग्रह किया कि आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा जी ने जो कहा वही भारतीय जनता पार्टी का पक्ष है, कि सारे के सारे कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का परिवार, परिवार के कार्यकर्ता, हर कार्यकर्ता मूल कार्यकर्ता और मूल्यवान कार्यकर्ता, हर काम के लिए कार्यकर्ता, हर कार्यकर्ता के लिए काम समय काल परिस्थिति के आधार पर जिसका जैसा दायित्व उसका वैसा काम। दूसरे दो चीजों पर काम, प्रवीण जी 2 मिनट बस, बिल्कुल जल्दी हम लोग 2 सिद्धांत और अपनाते हैं कि जहां अपेक्षित नहीं वो उपस्थित नहीं, और जब सूचना है तो सोचना नहीं। तो सिद्धांत पर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता काम करता है, जो हमने संघ से सीखे। ठीक है केदार जी, ये जो बोलो आप, इनकी बात से ये निकला कि भाई गुटबाजी और कबीलेबाजी का पर्याय आप लोग हो और उन पर उंगली उठा रहे हो। देखिए, हमारे ऊपर तो आरोप लगते ही रहे और कहा भी गया है, हमारी बात तो सब जग जाहिर है, परंतु इनके यहाँ तो अनुशासन की बात है ना, इनके यहाँ तो केडर की बात है, यहाँ तो बड़ा अलग तरह का। हमारे से इनको कंपेयर मत करिए। देखिए, हम लोग मास बेस्ड पार्टी है, ये केडर बेस्ड पार्टी। अगर ये हमारी तरह बन रहा है तो मैं बधाई देता हूं पंकज साहब को। तो बने गए होंगे सारे, तो घसीट लिए इनने आप लोगों की। हाँ बताइए। नहीं जी, दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति करे, आज देवउठनी 11 का दिन है। आपके संगठन में भी ये परंपराएं चालू हो कि उधर सिंधिया जी अलग रहेंगे, इधर उमा भारती जी का धड़ा अलग रहेगा, उधर भूपेंद्र सिंह जी अलग रहेंगे, मालवा में कैलाश विजयवर्गीय जी अलग रहेंगे, तो इधर शिवराज जी अलग रहेंगे, उधर बीडी शर्मा जी अलग रहेंगे, प्रहलाद पटेल जी का अपना अलग दबदबा रहेगा, राव उदय प्रताप जी उस बीच में आ भी सकते हैं। तो इस तरह की परंपरा सबको अलग कराया आपने। हमारे ट्राइबल नेताओं का नाम नहीं लिया यार, फग्गन सिंह कुलस्ते जी और बाकी के भी लोग, वो क्या बिगाड़े हैं? उनको भी तो कहीं कहीं एडजस्ट करिए आप। अगर आप भाजपा के नेताओं को एडजस्ट कर रहे हैं तो। मैं आ ही रहा था सर कि उधर भी विशाल लाल साहू जी भी अभी परेशानी के दौर में चल रहे हैं, तो तमाम लोग अपने अपने उसमें काम कर रहे हैं। सवाल ये है कि हर पार्टी की अपनी एक रीति और नीति होती है। हमारी पार्टी की जो सिस्टम रहा है वो ओपन कल्चर रहा है, बातचीत करने का खुला आधार रहा है, उसको भारतीय जनता पार्टी बड़े तोड़ मरोड़ के प्रेषित करती रही है। अब आप बताइए ना, सिंधिया जी के घर में सिंधिया जी नहीं है, इससे बड़ा आश्चर्य क्या हो सकता है? तो वो भी तो पूछ रहे हैं कमलनाथ जी क्यों नहीं है फिर चुनाव में? देखिए, कमलनाथ जी का स्वास्थ्य आ रहे थे, उनका जो स्वास्थ्य 5-6 तारीख को स्वास्थ्य गड़बड़ हो गया है, वरिष्ठ नेता है और वो समय समय पर मार्गदर्शन दे रहे हैं, पर जो इनके ऊर्जावान उस क्षेत्र के मुखिया, जो जिनके नाम से उस क्षेत्र को जाना जाता है, वही नदारत है। इसी तरीके से दूसरी जगह के लोगों को एंट्री नहीं दी गई है। तो ये दिखा रहा है कि अभी मध्य प्रदेश में मोहन यादव जी और शिवराज जी के बीच में एक गृह युद्ध, ठंडा युद्ध चल रहा है। उसके परिणाम आपको कुछ समय में मिलेंगे। ठीक है, पवन जी को इन करते हैं। पवन जी, पंकज जी की मजबूरी है कि भाई विषय का प्रवर्तन जो है वो अपनी पार्टी के अनुरूप करेंगे, और केदार जी की भी है कि भाई वो अपने आरोप के शक्ल में करेंगे। हम दोनों एक तरह से मुक्त हैं। मैं ये समझना चाहता हूं कि क्या हम ये मान के चलें कि अजय विश्नोई, गोपाल भार्गव और बाकी के जो ऐसे नाम हैं वो उस दिशा में भूपेंद्र जी भी बढ़ रहे हैं? संदर्भ आप बेहतर समझ सकते हैं। जी, भूपेंद्र जी का विषय बिल्कुल अलग है, गोपाल भार्गव का विषय, अजय विश्नोई का विषय, ये बिल्कुल अलग है। मुझे लगता है कि भूपेंद्र जी का विषय इसलिए अलग कह सकते हैं क्योंकि वहां पे जो वर्चस्व की लड़ाई है, बुंदेलखंड का भूपेंद्र जी नेतृत्व करते हैं, और सत्ता जब उनके हाथ से जब गई,
अब एक पंकज जी को एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, मेरे सारे नेताओं से बहुत अच्छे संबंध है, मेरी लगातार निरंतर बातचीत होती है, संवाद होता है, लेकिन मीडिया में जो खबरें बनती हैं, आधे आधे पेज की खबरें छपी है, भूपेंद्र सिंह जी का बयान, हम उनको नकार नहीं सकते। बीडी शर्मा जी को बयान देना पड़ा काउंटर, हम इसको नकार नहीं सकते, कहीं न कहीं धुआं उठा है, तभी तो आग जली है। और जी और हमें लगता है कि वो जो भूपेंद्र जी का दर्द है उसको समझना चाहिए, पार्टी को उनके अपने साथ जोड़ना चाहिए, उनके दौरों को उनको कार्यक्रम बनाना चाहिए। अगर वरिष्ठ नेता है, उन्होंने कई चुनावों में नेतृत्व किया है पार्टी का, तो उनको पार्टी के साथ लेकर चलना चाहिए। अगर पार्टी उनको पृथक करने की कोशिश करती है, किनारे करने की कोशिश करती है, तो ऐसी आवाजें उठेंगी। अभी भूपेंद्र जी ने उठाई है, संगठन के चुनाव के बाद मुझे लगता है कि बड़े स्तर पर ऐसी आवाजें आना शुरू हो जाएंगी, इनको हम नकार नहीं सकते। और अगर पार्टी की लाइन पर चलकर प्रवक्ता महोदय इस तरह की बात को अगर दबाना भी चाहे या कोशिश स्वीकार न करना चाहे, तो लेकिन जो मीडिया में जो चल रही है खबरें या कार्यकर्ताओं के बीच में जो जिस तरह की हवा चल रही है, उसको रोक नहीं सकते। कैलाश विजयवर्गीय जी ने जो इंदौर में बोला है, वो छोटी बात नहीं है कि शिवराज जी जाके हरियाणा में कुछ नहीं कर पाए और हमने जाके वहां धूम मचा दी, ये सत्ता में हम ले आए। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ संगठन स्तर पर चल रहा है, इसको स्वीकारना चाहिए। तो सागर का जो बयान है वो बहुत आगे बढ़ने वाला है। अभी आप देखिए, प्रभारी मंत्री मध्य प्रदेश में घोषित हुए हैं, कई मंत्री प्रभार के जिलों में नहीं पहुंचे। सागर के प्रभारी मंत्री राजेंद्र शुक्ला जी लगातार 2 बार जिला योजना समिति की बैठक ले चुके हैं। पिछली जिला योजना की समिति की बैठक का विषय क्या था? केवल सीडीआर, कि उनका सीडीआर रिकॉर्ड किया गया है। ये मैं 100% श्योर हूं इस बात को लेके, मेरे पास जो जानकारी है कि किसी ने भूपेंद्र सिंह जी का सीडीआर निकाला है, जो उन तक जानकारी है। ये विषय बहुत गंभीर है। अगर इस गंभीरता को शासन ने लिया होता तो भूपेंद्र जी शायद आगे नहीं बढ़ते। जवाब ले लेते पंकज जी, 2 3 4 5 चीजें हैं जो पवन जी की बात से भी निकली और 2-3 नाम हमने भी गिनाए। भाई कई बार ये सार्वजनिक करते हैं, खुद ट्वीट करते हैं, खुद लिखते हैं, अजय विश्नोई जी भी लिखते हैं, गोपाल जी भी लिखते हैं, और ये उन्होंने जो बात बताई भूपेंद्र जी ने भी बड़े खुले मंच से 2-3 बार आरोप लगाए। तो एक आध बार बुला के समझाइए ना भाई कि हाँ ठीक है, आप वरिष्ठ नेता हैं और जो भी मसला या जो कंफ्यूजन उनके मन में हो वो कम से कम दूर हो, अगला कोई ट्वीट ना आए। देखिए प्रवीण जी, पहले जो पवन जी का सागर की सीडीआर का कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स का रिपोर्ट्स का जिक्र उस पर स्पष्ट करूं, आपने भी उससे सहमति जताई कि भूपेंद्र सिंह जी ने बहुत स्पष्ट तौर पर उस कार्यक्रम में कहा था, उन्होंने ये नहीं कहा कि उनकी या उनके नजदीकियों के किसी कार्यकर्ता की कॉल डिटेल रिकॉर्ड, उन्होंने कहा कि कुछ लोगों की कॉल डिटेल रिपोर्ट निकाली गई और उनके नाम पर कथित तौर पर कुछ पुलिस कर्मियों ने उन लोगों को उस कॉल डिटेल रिपोर्ट के माध्यम से दुरुपयोग करना चाहा। तो उस पर पुलिस अधीक्षक जो सागर के थे, उनका बयान था कि ये किसी क्राइम इन्वेस्टिगेशन, अपराध के अन्वेषण में कोई रिपोर्ट निकाली गई थी और किसी प्रकार की ऐसी कोई चीज नहीं आई। फिर भी सरकार ने जांच की प्रक्रिया प्रारंभ करी है। यदि कोई पुलिस का कर्मचारी, अधिकारी किसी अपराध विश्लेषण की कॉल डिटेल रिपोर्ट को किसी और पर्पज से इस्तेमाल करता है जो अनैतिक और अवैधानिक है, तो निश्चित तौर पर कार्रवाई करेंगे। पर भूपेंद्र सिंह जी के कॉल डिटेल रिकॉर्ड या उनकी कॉल रिकॉर्डिंग या उनके किसी नजदीकी की कॉल रिकॉर्डिंग, ये आरोप को मैं सिरे से खारिज करता हूँ। भूपेंद्र जी ने स्वयं मंच पर पब्लिकली उनका बयान है, उन्होंने ये नहीं कहा। पर पवन जी के पास जानकारी है, तो पवन जी तो मैंने कहा कि आदरणीय है हम सबके, तो पवन जी कह सकते हैं, लेकिन सत्य यह है कि भूपेंद्र सिंह जी का सार्वजनिक बयान है कि उनका कोई कॉल रिकॉर्ड नहीं है, ना किसी प्रकार। माफ कीजिए, जाता मैं केदार जी के पास वक्त इजाजत नहीं देता। बहुत बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन जाते जाते एक बात मैं पवन जी की बात से इत्तेफाक रख के जरूर जाना चाहूंगा कि कोई भी ऐसा मसला इतना तूल तब तक नहीं पकड़ता जब तक उसे जिस व्यक्ति ने सृजित किया है वो तूल दिलाना ना चाहे। अब ये पार्टी को तय करना है कि ये जो बयान लगातार आ रहे हैं, ये क्या वाकई आंतरिक लोकतंत्र है या किसी तरह की कोई लोगों के मन में असंतोष जो है वो पनप रहा है। आज की चर्चा में इतना ही। कल किसी खास मसले पर खास पैनल के साथ बैठकर कहेंगे जवाब तो देना होगा। आप देखते रहिए BS TV।